थोड़ा सा ब्रेक दो। अभी जितने भी लेक्चर्स आपने अटेंड करे हैं सभी ने आपको अलग अलग चीज़ें सिखाई हैं। ये सिर्फ ऐसे ही रखोगे कहीं नहीं, ऐसे रख के चल दोगे नहीं, इनका यूज़ भी तो करना है ना। क्या सर ने बताया हमने रख लिया चलो काम खत्म, बस नहीं। अभी इतने टाइम तक 2 दिन और आज हमारा तीसरा दिन है, इतना हमने इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें सीखी हैं। डेफ लीडर से हम मिले हैं, इन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन करे हैं, हमारी डिग्निटीज़ आई हैं, इतने इतने लेक्चर्स लगे हमने, तो इनका हमारा फ़ायदा क्या है। और जितनी भी हमारी डेफ एसोसिएशंस हैं जैसे नेड है, AFT है, इन सब के साथ हम कनेक्टेड रहते हैं। तो ये सभी हम यहाँ पे डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आए हैं। एग्री कर रहे हैं आप सभी? एग्री कर रहे हैं तो यस बोल रहे हैं। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। मेरा नाम है गौरव, एक मिनट, मेरा नाम गौरव वर्मा, मेरा साइन नेम ये है। मैं इसलिए से कनेक्टेड हूँ, उसका साइन है ये। उसके अंदर क्या होता है, मैं इसलिए का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और प्रेसिडेंट कौन है, डेफ प्रेसिडेंट है सुनील सहस्त्रबुद्धे। इसलिए एक एसोसिएशन है, उसमें डेफ, उसमें 2 प्रेसिडेंट है। आप सभी को डाउट है ना? इंटरप्रेटिंग तो हियरिंग लोगों के लिए है। फिर सुनील सर, नहीं, इसलिए जो है, इसलिए के अंदर जो मेंबर्स हैं सारे वो डेफ भी हैं और हियरिंग भी हैं। तो हम सभी को इक्वल राइट देते हैं। ऐसा नहीं कि डेफ के कम राइट हैं, हियरिंग के ज़्यादा राइट हैं, नहीं, बोर्ड मेंबर में सभी इक्वल है। ओके, इसलिए का ये फुल फॉर्म है इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर एसोसिएशन। इसके अंदर काम क्या होता है, मतलब इसमें बहुत सारे 2 तरीके हैं ड्यूटीज़ के। फर्स्ट होता है ट्रेडिंग और सेकंड होता है इंटरप्रेटिंग। उसको साइड में रखते हुए AIFD की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। इंटरप्रेटिंग क्या है आप सभी लोगों को पता है? इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या है? रिले करना। हियरिंग एक साइड बोल रहा है, उसके साइन कॉपी करना और डेफ को समझाना, और सेम जिससे डेफ साइन कर रहा है उनके साइन समझ के हियरिंग को समझाना, यानी वाद अनुवाद करना। सिंपल, ऐसे ही आंख बंद करके नहीं। इसका मतलब ये है कि उस कंसेप्ट को क्लियरली समझाना, पूरी बात को समझाना। से हम कई बार होते हैं सुन के बोल दिया, साइन कर दिए, ख़त्म। नहीं, डेफ लोगों को उनका मतलब समझ में आना काफ़ी ज़रूरी है। वो उस चीज़ को समझे, क्लियरली समझे, और वो पॉइंट टू पॉइंट उनके माइंड में वो चीज़ क्लियर रहे। अगर उन्हें वो चीज़ समझ में नहीं आती, बातचीत हमारी आधी रह जाती है। हियरिंग भी देखता है तो क्या इश्यूज आ रहे हैं, नहीं ये गलत चीज़ हो रहा है, तो कम्युनिकेशन दूसरे वे में चली जाती है। अब हो भी सकता है जैसे साइन अच्छे हो रहे हो, इंटरप्रेटर की कुछ गलतियों की वजह से स्टोरी आड़ी टेढ़ी हो जाए, हियरिंग में मिसकंसेप्शन हो जाए, वो भी हो सकता है। तो महत्वपूर्ण क्या है कि हमें अपना काम ढंग से करना चाहिए। जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं, इंटरप्रेटिंग के काफ़ी सारे वेज हैं। जैसे कोई बोलता है तो सुन के उसके साइन में कन्वर्ट करना, और दूसरा सुन के उसको साइन में समझाना। ऐसे काफ़ी सारे वेज बनते हैं इंटरप्रेटिंग के। अगर हम प्रैक्टिस करें तो देखें तो काफ़ी सारे वेज हैं। सुनना, साइन करना, सुनना, साइन करना। एक कंटिन्यूस भी होता है जिसमें हम बिल्कुल लाइन टू लाइन चलते हैं स्पीच के अकॉर्डिंग।
उसमें हमारी वेरिएशन स्किल्स भी होनी चाहिए। साइन है, हम होल्ड कर करके करते हैं तो हमारी क्वालिटी नहीं बनती, वो साइन क्लियर नहीं होते। अलग अलग तरीके से जब हम करते हैं, बीच में साइन को रोक रोक के, किसी प्रोग्राम में जब ऑडियंस हमें देख रही होती है, साइन टू वॉइस चल रही है या वॉइस टू साइन चल रही है, जब 1-on-1 कर रहे हैं तो हम सुन के समझ के साइन कर सकते हैं। उसके अलग अलग तरीके हैं। इंटरप्रेटर्स को ये सभी समझना काफ़ी ज़रूरी है। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? एक तरफ डेफ इंसान है, दूसरी तरफ हियरिंग। उन दोनों की कम्युनिकेशन कैसे होगी? बीच में एक इंटरप्रेटर के थ्रू। मतलब क्या है? जैसे AFD से अभी जैसे हम साइन टू वॉइस कर रहे हैं, वही हियरिंग के लिए फिर वॉइस टू साइन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इंटरप्रेटर्स का आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा। डेफ साइन कर रहे हैं तो इंटरप्रेटर क्या करते हैं? साइन समझ के उनकी वॉइसिंग करते रहते हैं लगातार, तो हियरिंग उसको समझता पूरा। लेकिन वो जब वो पूछते हैं, आई कांटेक्ट होता है जब उनका, तो हियरिंग की तरफ आई कांटेक्ट नहीं होता। जो साइन देख रहे हैं, अगर हियरिंग की तरफ आई कांटेक्ट हुआ तो साइन मिस हो जाएंगे, उसमें इशू आ जाएगा। उसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरप्रेटर्स की? ऐसा बहुत बार ही हुआ है। उसको इमेजिनरी इन्फॉर्म करना पड़ता है। इंटरप्रेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वो ढंग से साइन ले और उनकी क्लियरली वॉइस में इंटरप्रेट करे। कोई मिसकंसेप्शन नहीं, ऐसा नहीं करना। जैसे मैं डेफ को एक साइड करके सिर्फ हियरिंग से ही बात करने लग जाऊं, वो भी गलत होगा। उसके भी कुछ एथिक्स हैं, कुछ रूल्स हैं। देखिए तीसरा पॉइंट क्या कहता है हमारा, इसका मतलब क्या है? डेफ जो हमारी तरफ साइन कर रहे हैं उन्हें समझना, बिल्कुल क्लियरली समझना, उसको एक्यूरेटली उनकी वॉइस करके हियरिंग को समझाना, ये काफ़ी ज़रूरी है। और जैसे हियरिंग बोल रहा है, उसकी जो वर्डिंग है, उसकी वर्डिंग के अकॉर्डिंग ही साइन करना। अगर वो इम्पैक्टफुल बोल रहा है और साइन बिल्कुल लोकल कर रहे हैं, हम इतने एक्सप्रेसिव वे में वो साइन वॉइसिंग कर रहे हैं और साइन हमारे ऐसे ही लोकली जा रहे हैं, वो इम्पैक्टफुली नहीं जाएंगे, वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालेंगे डेफ के ऊपर। तो बोलेंगे, डेफ भी के माइंड में ये रहेगा कि ये साइन में ऐसे ही बोल रहे हैं, हियरिंग की गलती ऐसी है। अगर डेफ इतना स्ट्रॉन्गली साइन कर रहे हैं या हियरिंग इतना स्ट्रॉन्गली वॉइस कर रहे हैं, तो इंटरप्रेटर की जिम्मेदारी ये है, अगर कोई गलती हो जाती है, जैसे कोई काम कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी है वो बिल्कुल एक्यूरेटली हम साइन दे रहे हैं, उसमें मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए। जैसे पिछले 2 दिन से हम देखते आ रहे हैं, AFD की हिस्ट्री हमने देखी है। रोशन सर ने वो सब कुछ एक्सप्लेन किया है, नारायण सर ने नेड की हिस्ट्री एक्सप्लेन करी है। अभी मैं आपको इसलिया के बारे में बताने वाला हूँ, कब इस्टेब्लिश हुआ, कौन कौन उसके मेंबर्स थे, वो सब आपको बताने वाला हूँ मैं। जब इंटरप्रेटर्स एसोसिएशन बनी उससे बहुत पहले ये लगभग, जब ये बनी उससे पहले बहुत सारे लोग थे, वो सिर्फ हेल्पर्स थे। एग्री करेंगे आप? इंटरप्रेटर्स का उनका नाम होता था क्या? नहीं, वो सिर्फ हेल्प करते थे, वो एज अ हेल्पिंग मॉडल काम करते थे। से जो कोडा हैं, डेफ पेरेंट्स के बच्चे, तो उन्हें साइन का तो एक्सपीरियंस होता था, या फिर डेफ बच्चों के भाई बहन हैं या कोई भी, वो सिर्फ साइन कन्वे करते थे, वो एज अ हेल्पिंग मॉडल काम करते थे। मतलब क्या है, उन पे इंटरप्रेटर्स का टैग नहीं होता था, वो सीखते थे, देख के समझते थे। कोडा सोडा जो थे वो सिर्फ मेहनत करते थे। इतने सालों से जो उन्होंने सीखा है वो कन्वे करते थे। 2008 में हमने इसलिया की स्थापना करी, NIHH मुंबई। जैसे गुरु पद्धति होती है, वैसे हमने देखा, जैसे हमारे शिवाजी सर हैं हमारे, इन्होंने हमारी इसलिया की इस्टेब्लिश में हमारी हेल्प करी। सुनील सर हैं हमारे, सपन सर हैं, शफीक सर हैं,
सुशील सर है, इतने सभी थे, हम सब ने मिलके हमने काम किया। मोनिका है, किंजल शाह है, मोना है। इन सभी लोगों ने मिलकर डिस्कस किया सारी चीज़ें, और उसके बाद फिर NIHH से 2008 में उसको स्टैब्लिश्ड किया, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके ये काम चलता रहा और अभी ये इस्टेब्लिश्ड हो चुका है। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आई हैं इंडिया में अलग अलग जगह पे वेरिएशंस रहती हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, टाइम का इशू आता है, अलग अलग वेरिएशंस हैं वहाँ पे। लेकिन इसलिया में सबको इक्वली लेवल वाइज रखा है, किसका क्या काम है, किसके काम की क्या लोकेशन है, किसको क्या करना है, ऑडियंस में, कॉन्फ्रेंस में, किसी सेमिनार में, डॉक्टर के पास, वो सब कैटेगरी वाइज हैं, सबको अलग अलग लेवल पे रखा गया है। मैंने एक्सपीरियंस किया है, बाद में मैं अलग अलग जगह पे जाके आया हूँ, बहुत सारी बात मैंने देखा है, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट या फिर वेस्ट में, अलग अलग जगह जाके मैं लोगों से मिला हूँ। लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स आई हैं मेरे पास कि इंटरप्रेटर्स इतने चार्जेस लेते हैं, वो हेल्प करनी चाहिए। लेकिन नहीं, मैंने उन्हें बताया कि हेल्पिंग मॉडल नहीं है। अगर वो सिर्फ हेल्प करेंगे तो उनके लिए तो काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, उनके लिए काफ़ी टफ रहेगा। से नॉर्मली बात है, स्कूल में पढ़ते हैं, DDSL आप पढ़ते हैं सभी, डिजली और DDSL में पढ़ते हैं, 2 साल का आप डिप्लोमा पूरा कर लेते हैं। ख़त्म होने के बाद जॉब क्यों ढूंढते हैं आप सभी जॉब ढूंढते हैं ना, क्यों? जॉब की क्या ज़रूरत है? फिर घर चलाना है, हमें अपना काम संभालना है। आप जगह जगह जाके पढ़ाते हो ना, यस और नो? फ्री में आप काम करते हैं क्या? नहीं ना, समझे? जॉब, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वही सेम इंटरप्रेटर के साथ भी वही है, उन्हें भी अपनी फैमिली संभालनी है, वो अपने अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं। तो उसके भी अलग अलग लेवल्स हैं, वो इसलिए के रूल्स को, गाइडेंस को फॉलो करते हैं इंटरप्रेटर्स। जिस टाइम हमने इसलिए की शुरुआत करी, उस टाइम पे हमने इतना, हमें एज अ लर्नर नहीं थे, हमें सिखाने वाला इतना नहीं था, हमने आपस में ही शेयरिंग कर करके सीखी है, हमने एक दूसरे से ही सीखा है। 2001 के आसपास जब ये कोर्स शुरू हुआ, तो उसके बाद 2003 में इंदौर में हमने पढ़ा, वहाँ पे हमने ISL डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया, वहाँ पे ISL कोर्स शुरुआत करी हमने। ए लेवल का जो कोर्स था, उसके अंदर बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड से, मैं खुद एक कोटा रहा हूँ, मेरे फादर डेफ हैं, ठीक है, बचपन से ही मैं साइन देखता आया हूँ, मुझे पता है। लेकिन जब भी कहीं मुझे बुलाया जाता तो मैं काम करता था। जब क्लास में बैठ के मुझे सीखने की क्या ज़रूरत है, मैं ट्रूली उस टाइम पे इंटरेस्टेड नहीं था। उषा मैम है, उषा पंजाबी मैम, प्रिंसिपल है वो वहाँ की, उन्होंने बताया कि तुम्हें स्किल तो है तुम्हारे पास, एक सर्टिफिकेट भी ले लो। फिर मुझे लगा कि ठीक है, फिर मैंने कोर्स ज्वाइन किया। 6 महीने के बाद मेरा बिज़नेस था, मैं पार्ट टाइम में काम करता रहा, अपना बिज़नेस भी संभालता रहा, काम भी करता रहा, और इधर सर्टिफिकेट के लिए भी मैं पढ़ता था। मैंने दोनों के लिए टाइम मैनेज किया। ऐसा मेरा कोई एम नहीं था कि स्कूल में ऐसा कुछ करूँगा, मैं कोई इंटरप्रेटिंग करूँगा, ऐसा कोई एम नहीं था मेरा। लेकिन जब 2008 में मैंने इसलिए की शुरुआत करी, उसमें मैंने ज्वाइन किया एज ए टीम मेंबर, तो सभी के साथ मैंने कोऑर्डिनेट किया। उसके बाद से मैंने इंटरप्रेटिंग का काम शुरू किया। चौथा पॉइंट है से क्लास में मैंने सीख लिया, मुझे लगा कि मैं काफ़ी है, मेरे पास सर्टिफिकेट मिल गया मुझे, अब मैं इसको सजा के रख देता हूँ, आरती कर देता हूँ, ख़त्म, बस हो गया काम, और सीखने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी है मेरे लिए इतना। हाँ, A लेवल, B लेवल हो गया, मैं C लेवल हो गया, RCI में रजिस्टर्ड हूँ मैं, और मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। इस चीज़ को एक साइड रखो, मैं इसमें विश्वास नहीं रखता।
मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो 1 साल या 2 साल का अपना डिप्लोमा ले लेते हैं, उसके बाद उन्हें लगता है कि बहुत हो गया, अब हम और कुछ नहीं करेंगे। फिर वो मैंने कंफ्यूज होते भी देखे हैं, उनकी नॉलेज अपडेट नहीं करते वो, बाद में उन्हें इश्यूज आते हैं, वो डेफ से नहीं मिलते। हाँ, जब वो उन्हें लगता है कि मुझे बुलाया जाएगा तब मैं चला जाऊँगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। खुद में झाँकना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको खुद को लगता है कि आप स्किल्ड हैं, आप उसके अकॉर्डिंग हैं, सूटेबल हैं, तो आपको उसे मानना चाहिए, तब आप वहाँ पे इंटरप्रेटिंग के लिए जाएँ। अगर आप ऐसे ही मुँह उठा के चले जाते तो आप परेशान हो जाएंगे, साइन भी आपके क्लियर नहीं होंगे, तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तो इंटरप्रेटर्स की आपकी खुद की जिम्मेदारी है, आप कोई भी काम कर रहे हैं उसको अलग अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं, उसको ऑन प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हम उस एनवायरनमेंट में रह के हम उससे काफ़ी सारी चीज़ें सीखें। क्लास तो बस एक छोटा सा माध्यम है, उसमें 1 साल 2 साल हम सीख लेते हैं, ख़त्म। लेकिन उसके लिए, एक्सपीरियंस के लिए हम क्या करें, बाहर उस फील्ड में जाएं, उस एनवायरनमेंट में रहें, हम उस फील्ड में जाएं, देखें, अलग अलग वेरिएशंस देखें और नॉलेज गेन करें। भारत में मैं हर जगह पे घूमा हूँ, अलग अलग जगह पे मैंने सीखा है जाके। ठीक है, मैंने ISL को फॉलो किया है, अलग अलग चीज़ों को देखा मैंने, अलग अलग जगह से मैंने सीखा है। जैसे मैं साउथ में गया हूँ, वहाँ पे भी मैंने सीखा है, ईस्ट से भी सीखा है, वेस्ट से, नॉर्थ से। मैं अपनी बुक साथ रखता था, अलग अलग चीज़ों को सीखता था मैं ओपन माइंडेडली। ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ एक लिमिटेड चीज़ को ही फॉलो करूं, मैं ओपन माइंडेड सीखता था। दो 2007 में हमने टीचिंग का ये प्रोसेस शुरू करी, उसके साथ हमारे साथ काफ़ी सारे इंटरप्रेटर्स बढ़ते गए, जुड़ते गए। पहले इंटरप्रेटर्स इतने एक्साइटेड नहीं थे, इस फील्ड में आने के लिए इतने एक्साइटेड नहीं थे। अब देख रहे हैं अब कितनी जॉब है, ये प्रॉब्लम आती है। जैसे कोर्स में अप्लाई तो कर दिया, जॉब अवेलेबिलिटी है क्या, जॉब की गारंटी है क्या, नहीं। मैंने कहा अरे रुको भाई, अगर आपके पास स्किल है, आपको नॉलेज है, आपकी हैंड शेप और आपके साइन एकदम क्लियर हैं, तो जॉब ज़रूर मिलेगी। हाँ, ऐसे ही जॉब नहीं मिलेगी आपको, ठीक है, उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वो एक स्लो प्रोसेस है, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो धीरे धीरे करके ही आप उसके काबिल बन पाओगे, मेहनत करोगे तब। ISL का जन्म कब हुआ, मैंने आपको बता दिया, 2008 में। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, इसलिए जो बोर्ड है उसमें हियरिंग और डेफ सब है, ये हमारे एम है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि क्वालिटी वाले इंटरप्रेटर्स की क्वालिटी कम नहीं होनी चाहिए, वो काफ़ी स्किल्ड होने चाहिए, ताकि वो सभी डेफ को क्वालिटी सर्विस दे पाएँ। जैसे भूख लगी है, ठीक है, खाना हम ढूंढ रहे हैं, नॉर्मली जैसे रेडी वाले के पास अगर हम जाते हैं, खाना पूछते हैं, खाते हैं तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है ना, एसिडिटी वगैरह। और दूसरा, एक अच्छी जगह पे एक वेल मैनर्ड रेस्टोरेंट में हम खाना खाते हैं, वो काफ़ी स्किल्ड हैं, क्वालिटी वाइज खाना खाते हैं हम, तो उसमें हम बीमार हो सकते हैं क्या, नहीं। आप दोनों में से किसको चूज़ करेंगे, रेडी वाले को या होटल को, किसको चूज़ करेंगे आप, क्वालिटी को ना, जिससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे, मतलब अगर कोई इशू ना आए उसके बाद आपको। तो ऐसे इंटरप्रेटिंग सर्विस है, बहुत सारे इंटरप्रेटर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल रेडी वाले की तरह हैं, वो नॉर्मली सीखते रहते हैं, अगर उनसे हम सर्विस लेते हैं तो उसमें हमें इश्यूज आते हैं। और दूसरे क्वालिटी वाइज, हाँ, उनकी चार्जेस कुछ ज़्यादा रह सकते हैं, वो इशू नहीं है, लेकिन वो क्वालिटी वाइज अच्छे होते हैं। अभी आपको देखना है, आपकी ज़िंदगी बचानी है या पैसे, इंटरप्रेटर्स के साथ रहना है कैसे। डेफ और हियरिंग दोनों एक साथ रहें, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये पॉसिबल है, नहीं है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। डेफ ने सर्टिफिकेट ले लिया या जो भी सारी चीज़ें हैं, इंटरप्रेटर है, फिर इंटरप्रेटर का यूज़ क्या है, नहीं। डेफ एसोसिएशन सभी एक दूसरे का साथ बना के चलें। उनका एम क्या होता है,
इंटरप्रेटर का यदि हमने डिप्लोमा ले लिया तो वो सफिशिएंट नहीं होती है वो चीज़ें। अब इसलिए काम क्या करती है वो मैं आपको बताता हूँ। इसलिए के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डिप्लोमा करते हैं, ठीक है, लेकिन डिप्लोमा ही काफ़ी नहीं है। टाइम टू टाइम उन्हें कनेक्टेड रहना काफ़ी ज़रूरी है, जिसके माध्यम से उन्हें सिखाया जाए। दूसरा हमारे होते हैं CRE प्रोग्राम्स से पहले अभी आपको बताया था ना CRE प्रोग्राम्स विश्वजीत सर ने एवरी 5 ईयर हर 4-5 साल बाद CRE प्रोग्राम्स होते हैं। इंटरप्रिटेशन कोर्स 2 साल के डिप्लोमा सफिशिएंट नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग ऐसे ही हम करते रह सकते हैं क्या? नहीं, पर हमें CRE प्रोग्राम्स में जाके सीखना रहता है, उसमें हमारे पॉइंट्स ऐड होते हैं ताकि पता लगे कि हमारी प्रैक्टिस कैसी है, एक्टिवली काम कर सकते हैं। ओके, अगर आप कंटिन्यूसली 5 साल तक वर्क नहीं करते तो फिर उसको साइड कर दिया जाता है। जैसे RCI है, सिमिलरली BEd और NAD, ये सब इन सभी चीज़ों के लिए कंपलसरी होता है। अब इंटरप्रेटर्स पूरे भारत में काम करते हैं। इंटरप्रेटर्स एसोसिएशंस हैं, ठीक है, डेफ एसोसिएशंस हैं, अलग अलग जगह पे हैं। सबको इंटरप्रेटर्स चाहिए। हम पर्टिकुलरली उस जगह पे जाके काम करते हैं, इंटरप्रेटिंग करते हैं, हम अपनी सर्विस देते हैं। तो उसमें जैसे ट्रैवल है, ट्रैवल बहुत ज़्यादा है लेकिन काम थोड़ा सा रहता है, ठीक है। जैसे मैं इंदौर में रहता हूँ और दिल्ली में मैं को इंटरप्रेटिंग है, सिर्फ 1 दिन की वर्कशॉप है। मुझे लगता है कि मुझे ट्रैवल चार्जेस मुझे क्या लगेंगे, मुझे खाने के चार्जेस क्या लगेंगे, वो सारी चीज़ें मुझे कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। तो मुझे लगता है कि नहीं, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, मैनेज नहीं हो पाएगा मेरे लिए। तो हमारे ऑल ओवर इंडिया से मेंबर्स हमारे इसलिए के साथ जुड़े हुए हैं, वो सभी जुड़े हुए हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, हर लोकेशन से। कुछ लोकल इंटरप्रेटर्स भी हैं जो बोलते हैं कि हम जाएंगे, हमें सिर्फ एक बार बुला दो, गौरव सर ने बुलाया, हम भाग के आएंगे, ठीक है। अगर कोई भी मेंबर है तो वहाँ पे जाके वो हम काम करेंगे। से मुंबई में किसी इंटरप्रेटर की नीड है तो क्या मैं वहाँ पे भाग के जाऊँगा? क्या गुजरात में नीड है तो मैं वहाँ भी भाग के जाऊँगा? नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। मेरे पास टाइम की काफ़ी शॉर्टेज है। अगर उनको इंटरप्रेटर्स चाहिए तो मैं अपने इसलिए डिपार्टमेंट से, उनसे, अपने एसोसिएशन से किसी भी इंटरप्रेटर को प्रोवाइड करवा सकता हूँ। अगर हमारे पास इंटरप्रेटर काफ़ी कम है तो जगह जगह पे जाना काफ़ी प्रॉब्लम दे सकता है हमें ट्रैवल करना है, उसमें पेमेंट है, चार्जेस हैं, उसमें काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं हमें। से कोई लोकल है, अगर आसपास का है तो समय, टाइम और चार्जेस काफ़ी चीज़ें बच जाती हैं। हाँ, ये भी है कि उस एसोसिएशन के अकॉर्डिंग या उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उस इंटरप्रेटर का लिंक होना या सुटेबल होना भी काफ़ी ज़रूरी है। हमसे आपस में कनेक्टेड है तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, तो ऐसे मिलके, साथ मिलके हम काम करते हैं। अभी जैसे साइन लैंग्वेज की जो पॉलिसीज़ होती हैं, अलग अलग पॉलिसीज़ बनती हैं, उस पर हम मेहनत करते हैं। तो इसलिए के बोर्ड मेंबर्स हैं वो सभी उसमें कनेक्टेड रहते हैं और अलग अलग काम करते हैं, सभी एक साथ मिलके काम करते हैं। से कोई प्रोग्राम है वहाँ पे अपना अपना काम नहीं चलता, उधर हम सब एक साथ मिलके इन्वॉल्व होके रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करके हम काम करते हैं। जैसे अभी राजेश सर ने एक्सप्लेन किया, नदी वाला एग्जांपल दिया था ना सर ने। अगर जैसे हम एक नॉर्मल नल को रखेंगे, टैप को रखेंगे, तो उस पर कोई ध्यान नहीं देगा, उसको बंद भी किया जा सकता है, वो ख़राब हो गया तो उसको बंद कर देंगे, लेकिन नदी वो बहती रहती है, वो सदाबहार होती है। इंटरप्रेटर्स हैं, मेंबर्स हैं उनके, तो इंटरप्रेटर्स अगर अकेले अकेले रहेंगे तो टैप की तरह बंद भी हो सकते हैं। वो अगर अकेले अकेले घूमेंगे तो अकेले वो स्ट्रगल नहीं कर पाएंगे, एडवोकेसी नहीं कर पाएंगे वो अपनी। जब इसलिए कि रूल्स को फॉलो करते हैं, वो उनमें काम करते हैं मिलके एक साथ, साल ब साल वो काम करते रहते हैं, वो अपडेटेड रहते हैं नई नई चीज़ों से,
वो देखते हैं कि नहीं ये न्यूज़ आई है, इससे वो अपडेटेड रहते हैं, नॉलेज अपग्रेड करते हैं अपनी। अब इसलिए है हमने क्या क्या अचीवमेंट्स करी हैं 2008 से लेके अभी तक, हमने क्या क्या अचीवमेंट करनी है वो हम अभी आपको बता रहे हैं। से इंटरप्रेटर्स की ट्रेनिंग सेशंस हैं, मैसूर में वो हमने कंडक्ट करवाए हैं, दिल्ली में कंडक्ट करवाए हैं, मुंबई, गुजरात, अलग अलग जगह पे हमने ऐसे चंडीगढ़ में भी अलग अलग जगह पे हमने ऐसे सेशंस कंडक्ट करवाए हैं। सभी इंटरप्रेटर्स को हमने ट्रेन किया है। ट्रेनिंग में क्या था, जैसे सिर्फ हियरिंग थे नहीं, वहाँ पे डेफ भी थे। सभी के साथ मिलके हमने काम किया है, अलग अलग टॉपिक्स पे हमने काम किया वहाँ पे से 2-3 दिन तक। आज तीसरा दिन हमारे इस प्रोग्राम का, इस कमेटी का। वहाँ पे जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, ट्रेनिंग सेशंस हैं, अलग अलग काम हमारे जितने भी, वो हमने एक साथ मिलके किए हैं। उसके बाद आता है इंडिया में अलग अलग जगह पे कंपनीज़ में इंटरप्रेटर्स की नीड होती है, जैसे अमेज़ोन है, ठीक है, फ्लिपकार्ट है, बिग बास्केट, अलग अलग जैसे डीमार्ट है। वो हमसे पूछते हैं कि अगर आपके पास कोई इंटरप्रेटर्स है तो हमें प्रोवाइड करवाएं। तो हम देखते हैं कि लोकल इंटरप्रेटर उनके आसपास कौन पड़ता है, फिर हम उनको इन्फॉर्म करते हैं और जॉब प्लेसमेंट करवा देते हैं। जैसे AFD के साथ भी हमारे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हुए हैं, CRE प्रोग्राम्स हैं। जैसे गोवा है, वहाँ पे भी हम कनेक्टेड हैं, वहाँ पे हमने CRE प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाए हैं, डेफ भी और हियरिंग भी एक साथ, सभी का एक साथ हमने प्रोग्राम करवाए हैं जिससे सभी को बेनिफिट्स हो सकें। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है, आप सभी को पता है पर्पल फेस्ट के बारे में। पर्पल फेस्ट का जो प्रोग्राम होता है वो इसलिए उसके साथ मिलके मेंबर्स हम सब मेहनत करके उसको कंडक्ट करवाते हैं। उसमें हम लगातार मेहनत करते हैं पर्पल फेस्ट में, उसको अपडेट भी करते रहते हैं। दूसरा, इंटरप्रेटर्स के लिए भी हम अलग अलग प्रोग्राम करते रहते हैं। जैसे 40 इंटरप्रेटर्स भी हैं उसमें, डेफ इंटरप्रेटर्स भी और हियरिंग भी। डेफ इंटरप्रेटर्स ये क्या काम करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं, नेशनली और इंटरनेशनली हम हर लेवल पे काम करते हैं। जैसे एक तरफ हियरिंग है, इंटरनेशनल लेवल है, फ़ॉरेन से अगर कोई आते हैं, बातचीत करते हैं तो उनसे सीखते हैं, हम उनको भी ऑफ़र करते हैं। हम टीम में एक साथ काम करते हैं, 40 मेंबर्स की टीम में। जैसे COE मैंने पहले बताया था ना आपको, यूट्यूब का ये लिंक है, कोड ऑफ एथिक्स है प्रॉपर, ये आप सभी को बता दिए जाएंगे। आप इनको देख के सीख सकते हैं, उसमें क्या कुछ रूल्स हैं, क्या बिहेवियर है, वो सारे पॉइंट्स इसमें हमने एक्सप्लेन करे हैं। वो A to Z हमने वो पूरी एक्सप्लेन करी है। अगर आप उसे देखें तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। ISL RTC है ना, इस कमेटी को, हाँ, हम इसलिए के जो मेंबर्स हैं हम ISL RTC से कनेक्टेड हैं, उनकी एडवाइजरीज और रिप्रेजेंटेशन, वो सारी चीज़ हम कनेक्टेड रहते हैं उससे। ISL RTC के अंदर EC मेंबर्स हैं जो, वो भी इसलिए से हैं। मॉरिशियस, आप सभी को पता है मॉरिशियस? मॉरिशियस गवर्नमेंट है, वो इसलिए से कनेक्टेड है। मॉरिशियस में वहाँ पे जो पॉलिसीज़ हैं, सपोर्ट सिस्टम है, वो भी सारा इसलिए के रिगार्डिंग ही है, इसलिए से सपोर्टेड है वो भी। इंटरप्रेटर्स हैं, डेफ इंटरप्रेटर्स हैं। सेम हम यहाँ से गए थे और वहाँ पे उनको इन्फॉर्म किया, उनको गाइड किया। जैसे डेफ इंटरप्रेटर्स थे, वो एक छोटी सी लोकेशन है, वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, एक छोटी सी लोकेशन है। वहाँ पे उनको हमने ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड करवाए, मेहनत करी हमने साथ में, ठीक है। धीरे धीरे उनकी डेवलपमेंट हुई। उससे पहले वहाँ पे ASL का यूज़ होता था, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव थी वहाँ पे उससे पहले, ठीक है। वो सिर्फ एक ही उस पर डिपेंड रहते थे, फ्रीडम अपनी फील नहीं करते थे।
ASL को ही सिर्फ फॉलो करते थे वो, उनकी खुद की प्लानिंग नहीं थी, वो कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पाते थे अपने इतना। बाद में हमने उनसे कनेक्ट किया, उन्हें सपोर्ट किया, और डेफ और हियरिंग जब वहाँ पे साथ में गए तो वहाँ पे एक ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड करवाया उन्हें। वहाँ पे बहुत सारे लोगों को सिखाया हमने, लगभग 15 दिन का हमारा प्रोग्राम था वो। उसके बाद हम दोबारा वापस आए, जब वो स्टेप बाय स्टेप हमने पूरी प्रोसेस थी उनकी, उनको पूरा एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमने दोबारा से वो प्रोग्राम कंडक्ट करवाया, उसमें जो चेंजेस थे वो लाए, उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया, सपोर्ट किया। 2 साल बाद उनकी जो लैंग्वेज थी वो अप्रूव्ड हो गई और उन्होंने अपनी अचीवमेंट करके उन्हें सेलिब्रेट किया। डेफ और हियरिंग ट्रेनिंग कोर्सेज हैं जितने भी, कंप्यूटर कोर्सेज हैं, ISL है, अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग जो कोर्सेज हैं। डेफ इंटरेस्टेड है कि हम करना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं, लेकिन उसमें कम्युनिकेशन बैरियर्स उनके सामने बहुत सारे आते हैं। डेफ सिर्फ इंटरप्रेटर्स पे ही रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, लेकिन वो इंटरप्रेटर भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लेते हैं। डेफ कोई भी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें डेफ से हम जब भी बातचीत करते हैं तो कोई पॉइंट्स होते हैं, हम उनसे बातचीत करके उन्हें इंटरप्रेटर्स प्रोवाइड करवाते हैं। हम उस चीज़ को देखते हैं, अगर कोई इश्यूज़ है, स्कूल है, स्कूल को बजट्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है, वो अप्लाई करवाते हैं, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह अप्लाई करवाते हैं। पूरी स्टोरी बनाते हैं, शॉर्ट में बताता है, पुलिस में, डॉक्टर में, या कहीं पे भी किसी भी केस में वो इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो लॉस किसका हुआ? डेफ का। तो प्रोफेशनल को लाना, प्रोफेशनल के साथ काम करना इज मच बेटर। आपकी ज़िंदगी उससे बच सकती है। हम नॉर्मली देखते हैं कि हमारा बच्चा है, हमारी हेल्प करेगा, ठीक है, कोडा सोडा को हम ले लेते हैं, वो हमारी बात कर तो देगा, वो हेल्प तो कर देगा, लेकिन पूरा सही कर पाएगा क्या वो? उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा वो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? वो तो हाथ खड़े कर देगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, इशू आता है, तो किसको लाना चाहिए? इंटरप्रेटर्स को ना। अगर प्रोफेशनल इंटरप्रेटर्स के साथ अगर हम काम करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसलिए आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उधर। फिर अगर आप किसी फैमिली मेम्बर को साथ में लेके जाते हैं तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, वो सिर्फ आपकी हेल्प करेगा। हेल्प को रखो साइड में, अगर उसको हम एक तरफ भी रखते हैं तो प्रोफेशनलिज्म ज़रूरी चीज़ है, इसमें आपको ध्यान रखनी चाहिए। ऐसे हम कुछ भी नहीं कर सकते, रूल्स को फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। मुझे पूरी उम्मीद है आपने देखा, काम देखा, पूरी चीज़ देखी आपने इसलिए की। ये हमारी मेल आईडी है, ठीक है। अगर आपको कोई इश्यूज़ है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी फेसबुक पेज है, इससे आप कनेक्टेड हो सकते हैं। इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स एसोसिएशन। उसके बाद ये हमारी इंस्टा आईडी है, इसलिए 2008। तो उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें अपलोड करके रखी हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हम दोनों वाइस प्रेसिडेंट हैं एक साथ, इसलिए आके देखिए सर, लेक्चर चलते रहते हैं। मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी मैं इसमें ऐड करता हूँ। इसको बंद कर दे, कैमरा से फोकस करें मेरी तरफ। गौरव सर हैं। 2001 में साइन लैंग्वेज का जो कोर्स शुरू हुआ था, उनकी क्लासेस वगैरह शुरू हुई थी। NIHH में ऐसा पहली बार हुआ था। 2002 या 3 के आसपास हम मिले थे आपस में। टीचर से मैंने सीखा था, इंटरप्रेटर्स थे, हमारा मिलना कई बार हुआ था। 2008 में जब इसलिया की स्टार्टिंग हुई तो हम दोनों काफ़ी साथ में रहे। कई साल हमने साथ में काम किया, एक दूसरे को जानने का मौका मिला।
ये पूरे दिल से पूरे डेफ ही हैं, पूरे डेफ है ये। कैसे से कोडा हैं ये, इनके पेरेंट्स डेफ हैं, इनके पापा डेफ हैं, इन्हें साइन लैंग्वेज के बारे में सारी चीज़ें पता है और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी चीज़ें इन्हें बहुत अच्छे से पता है। और इनकी वाइफ मोनिका पंजाबी, ये भी इसलिए की प्रेसिडेंट है। पहले नहीं थे, जब उनकी शादी हुई उसके बाद ही वो बनी। और उनके फादर राजकुमार MDS स्कूल है उनका, मुकबदिर संगठन। वहाँ पे इंटरप्रेटर्स की नीड होती है तो वो इंटरप्रेटर्स को प्रोवाइड कराते हैं, जिससे डेफ लोगों को कम्युनिकेशन इजी हो जाए, बात करने में उन्हें हेल्प हो, सारी चीज़ें हो। ये AIFD को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत समय से उसमें काम कर रहे हैं और उसे पूरा सपोर्ट करते आए हैं। प्रेसिडेंट के रूप में मुझे चुना गया। डॉक्टर दत्ता 1 साल पहले वो शांत हो गए हैं और अब हैं वाइस चेयरमैन गौरव सर। उन्होंने कभी भी AIFD के साथ धोखाधड़ी नहीं की है। मैं थोड़ा सा मजाकिया हूँ, पर ये हमेशा सपोर्ट करते हैं, इंटरप्रेटिंग के लिए ही नहीं, वो सारी ड्यूटीज़ बहुत अच्छे से निभाते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। डेफ करेंगे ये चीज़ें नहीं होती। ये LA मॉडल के साथ काम करते हैं, जैसे ये डेफ को भी पूरा समझते हैं, हियरिंग्स को भी पूरा समझते हैं और दोनों बहुत अच्छे से काम करते हैं। जैसे इसलिए दोनों एक साथ बहुत अच्छे से काम करते आ रहे हैं। जैसे कोई प्रोग्राम हो गए, एजुकेशंस हो गए, एग्ज़ाम हो गए, सारी चीज़ें वो उसमें अपने एक्सप्रेशन ज़रूर देते हैं। होप इंदौर IDB, इंदौर डेफ बाइलिंगुअल एकेडमी, यहाँ से इंटरप्रेटर बहुत सारे आए हैं और वो सब इस चीज़ से सीखें कि कैसे वॉइस करते हैं, सारी चीज़ें। हाँ, जैसे पहले भी लेक्चर है, ट्रेनिंग सेशंस है, प्रोग्राम कैसे होता है, वर्कशॉप कैसे होती है, इंटरप्रेटिंग कैसे होती है, उसे कैसे मैनेज किया जाता है, उन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस कर। और जब मैं साइन कर रहा था तो मुझे वॉइस में सपोर्ट कर रहे थे और मैं उन सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और कुछ लोग यहाँ पे हियरिंग मेंबर्स आए हैं, उन्हें पता है कि डेफ में क्या कुछ प्रोग्राम चल रहा है, उन्हें भी ये चीज़ समझ में आए। सभी लोग आते हैं, बस ऐसे ही देख के ना जाए। वो हियरिंग है, वो सुने, प्रोग्राम को देखें, उस चीज़ को एक्सप्लेन करें, समझे उस चीज़ को। सिर्फ माइक में बोलना ही उनका एम है कि बच्चे सारे लोग समझ पाएँ बहुत अच्छे से। और उनकी प्रैक्टिस भी हो रही है। जैसे कोई डेफ आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स आए हैं, तो वो कंफ्यूजन में ना आए। वो घंटों इधर बैठ के उनको ये ना लगे कि उनका टाइम लॉस हो रहा है। जैसे इंटरप्रेटर्स हैं, वॉइस कर रहे हैं, तो उन्हें ये महसूस हो कि हियरिंग भी खुद को कनेक्टेड फील कर पाएँ। हाँ, अगर ऐसा है जैसे ट्रेनिंग सेशन चल रहा है अभी, ये भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ सच में सर, जैसे इंटरप्रेटर्स हैं, इनको कोई पेमेंट नहीं हुई है, जैसे साइन टू वॉइस, वॉइस टू साइन का एक्सपीरियंस ले रहे हैं बस। उनको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होने वाला है, इन फ्यूचर इनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। सर रोल प्ले काफ़ी अच्छा करते हैं, ये बहुत सारे टाइटल होल्डर्स हैं। उसके अलावा हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। हाँ, हाइट में ना जाए, ये मुझसे काफ़ी बड़े हैं।
हम साथ में काम करते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूँ। रोशन सर, गौरव इतनी दूर से यहाँ पे आए हैं, बिल्कुल हमारी फैमिली के जैसे ही हैं। ये काफ़ी बिजी रहते हैं, जैसे इधर काम करते हैं, इंटरप्रेटिंग का काम करते हैं, एमपी इंदौर में काम कर रहे हैं। गोवा से आए हैं, एमपी से नहीं है, ये डायरेक्ट गोवा से यहाँ पे आए हैं। 28 को प्रोग्राम शुरू था, 27 की सुबह सुबह यहाँ पे आ चुके हैं, बिल्कुल रेडी एकदम सपोर्ट करने के लिए। मैं इसलिए का बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूँ कि स्टूडेंट्स भी से इंटरप्रेटिंग सीखे, इंटरप्रेटिंग के लिए जो काम सीख रहे हैं वो बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म से करें, कॉन्फ्रेंस में बैठें, सीखें, इंटरप्रेटिंग करें। और AIFD की हेल्प कर रहे हैं जो बच्चे, वो अपनी प्रैक्टिस करें और फ्यूचर में कॉन्फ्रेंस में, किसी भी कॉन्फ्रेंस में अगर जा रहे हैं तो अच्छे से काम कर पाएँ। वो हो सकता है कि जैसे मैं साइन कर रहा हूँ वो इंटरप्रेटिंग करें, वही वॉइस करें। थैंक यू सो मच सर। इंटर्नीज और इंटरप्रेटर्स का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2008 में इसलिया की शुरुआत हुई थी, उसके बाद AIFD के साथ 2014 या 15 के आसपास, 13-14 के आसपास हम एक साथ जुड़े। उसके बाद से हम एक साथ चलते आ रहे हैं। उसमें इतनी जैसे कुछ जांच पड़ताल नहीं हुई, मैं उसके रिगार्डिंग काफ़ी उदास हूँ। वो काफ़ी ख़राब सी चीज़ हुई है। कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ था, मतलब दोनों साथ में मिलने के बाद एकदम से MOU हुआ उनका, तो एकदम से ग्रोथ होनी चाहिए थी। लेकिन इंडियन एसोसिएशन से जो उसमें इसलिए के साथ जो MOU हुआ था, उसमें इतनी ग्रोथ नहीं हो पाई। वो मुझे नहीं पता वो क्या इश्यूज थे। से कोरिया में वासली है इंटरप्रेटर्स की, वर्ल्ड एसोसिएशन है जो वासली इंटरप्रेटर्स की, वहाँ पे सीखते हैं। वहाँ से हमने एक्सपीरियंस लेके इंडिया में इसलिए शुरू किया 2008 में से। अभी बताया ना, अभी जैसे कितना स्पीड में काम हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मैं इसलिए का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और गौरव सर, इनका पर्सनली बहुत बहुत धन्यवाद। मेल करने की वो जो प्रोसेस थी पूरी, वो नहीं किया मैंने, एक कॉल पे ही ये आ गए। मेल वो वाली प्रोसेस नहीं थी, मैंने एक कॉल किया, ये एक ही बार कहने पे ये यहाँ पे आ गए। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने हमारी इतनी ज़्यादा हेल्प करी है। पूरी कॉन्फ्रेंस में इधर उधर कॉल करना, वो सारे काम करना, वो पूरा मैनेज कर रहे हैं गौरव सर। इन्होंने हमारी इतनी हेल्प करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि AIFD के वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे आए और गौरव सर को पुष्प भेंट करें।